दोस्तों एटीएम से पैसे निकालते हुए बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, लेकिन क्या एटीएम से मास्क निकालते हुए किसी को आपने देखा है? जी हां दोस्तों, ऐसा ही एक मास्क एटीएम हाल ही में भारत देश के किस शहर में स्थापित किया गया? और आपने पबजी गेम खेला है? मैंने नहीं खेला, लेकिन ऐसे ही एक एप्लीकेशन, एक गेम हमारे भारत देश द्वारा डेवलप की जा रही है जिसका नाम है फौजी। तो फौजी गेम कौन लॉन्च करने वाला है? और हाल ही में इंदिरा नेवी सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाने वाला है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का यानी कि 6 सितंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6 सितंबर का करंट अफेयर का वीडियो। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस नगर निगम ने मास्क एटीएम लगाने की शुरुआत की? फेस मास्क एटीएम। और हाल ही में सहारनपुर नगर निगम ने ऐसे ही फेस मास्क एटीएम लगाने की शुरुआत की है। और सिर्फ एटीएम ही नहीं, लेकिन आप बिना मशीन को टच किए अपना हैंड आप सैनिटाइज कर सकते हैं। और ऐसा ही एटीएम स्थापित किया गया है सहारनपुर नगर निगम में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सहारनपुर। और एटीएम में मात्र 5 रुपये का सिक्का डालकर आपको मार्केट में 10 रुपये से लेकर 15 रुपये तक मिलने वाले मास्क एटीएम से मात्र 5 रुपये में उपलब्ध हो जाएंगे। है ना बड़ी बात कि मार्केट में या तो मेडिकल स्टोर में आपको 10 रुपये में जो मास्क मिलने वाला है ना, वो सिर्फ 5 रुपये में इस एटीएम से आप निकाल सकते हैं। और इसके अलावा इस एटीएम मशीन में बिना हाथ लगाए आप अपने हाथ को सैनिटाइज भी कर सकते हैं। और बात करते हैं इसी के बारे में, तो इसे कहां स्थापित किया गया है, किसके द्वारा स्थापित किया गया है? सहारनपुर नगर निगम ने सहारनपुर में मास्क एटीएम लगाने की शुरुआत कर दी है। और नगर आयुक्त ने मास्क एटीएम का उद्घाटन किया। किसने? नगर आयुक्त ने। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक तो बनता ही है। और पिछले वीडियो में 5 सितंबर के करंट अफेयर वीडियो में सबसे ज्यादा लाइक मिले, और आज मैं टारगेट रखता हूं कम से कम 100 लाइक तो बनता ही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में हरिकेन नाना निम्न में से किस देश के तट से टकराया? यहां आप देख सकते हैं हरिकेन नाना हाल ही में किस देश के तट से टकराया है? बेलीज देश के तट से टकराया है हरिकेन नाना। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बेलीज देश। और वर्ल्ड जियोग्राफी की दृष्टि से क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर के अनुसार हरिकेन नाना की गति की कितनी थी? दोस्तों इस हरिकेन नाना की जो गति है, रफ्तार है, वो 75 मील प्रति घंटा अर्थात 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यह इस देश के साथ हाल ही में टकराया। और हरिकेन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात हवा की गति के आधार पर 1 से 5 तक की रेटिंग दी जाती है। यानी कि हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात या तो हरिकेन जो उठते हैं उसे 5 रेटिंग में विभाजित किया जाता है। और पूर्वी प्रशांत तट पर हरिकेन मौसम की अवधि 15 मई से 30 नवंबर के मध्य होती है। कहां पर? पूर्वी प्रशांत तट पर। और बेलीज एक कैरेबियन देश है जो मध्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर अवस्थित है। यहां आप देख सकते हैं बेलीज कंट्री। तो बेलीज कंट्री के अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? मेक्सिको, यहां आप देख सकते हैं ग्वाटेमाला और होंडुरास, ऐसे देशों से घिरा हुआ है यह बेलीज देश। और बेलीज की सीमा उत्तर पश्चिम में मेक्सिको से, पूर्व में कैरेबियन सागर से और दक्षिण एवं पश्चिम में ग्वाटेमाला से लगती है। और अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य की मूर्त विरासत की रक्षा,
संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए एक विधेयक पारित किया। हाल ही में असम राज्य की सरकार ने अपने राज्य में ऐसे ही मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए एक विधेयक पारित किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम राज्य। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि असम मूर्त धरोहर सुरक्षा, संरक्षण, परिरक्षण और रखरखाव विधेयक 2020 का पारित होना वर्ष 1985 के असम समझौते के खंड 6 को लागू करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। और हाल ही में यह असम लेजिस्लेटिव असेंबली में यह विधेयक पारित हो चुका है। और बात करते हैं अब चौथे क्वेश्चन की। लेकिन जब मैंने बात की असम राज्य की, तो असम के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन हमेशा याद रखनी चाहिए। जैसा कि मैंने बोला, असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। और असम के राज्यपाल कौन है? असम की कैपिटल का नाम क्या है? असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मैंने कई बार आपको बताया, और यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, संसदीय कार्यवाही का कौन सा समय प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है? दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब भी हमारा लोकसभा या तो राज्यसभा का सत्र मिलता है, तो यह संसदीय कार्यवाही का कौन सा समय प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रश्नकाल, जो हमारी संसदीय कार्यवाही का पहला 1 घंटा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला 1 घंटा प्रश्नकाल। तो हाल ही में यह सुर्खियों में क्यों रहा? हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा के सचिवों ने अधिसूचित किया है कि कोविड-19 महामारी के चलते संसद के मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा, इसीलिए यह क्वेश्चन सुर्खियों में, तथा शून्यकाल प्रतिबंधों के साथ दोनों सदनों में होगा। और ये अधिसूचना 14 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच लागू रहेगी। और इसी बात को लेकर यह प्रश्नकाल और शून्यकाल सुर्खियों में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से प्रश्नकाल क्या होता है? संसदीय प्रक्रिया नियमों में प्रश्नकाल उल्लिखित नहीं है दोस्तों, याद रखो। और इसी के विधान आपके सामने रखकर क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। संसदीय प्रक्रिया नियमों में प्रश्नकाल उल्लिखित नहीं है और संसदीय कार्यवाही का पहला 1 घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है। और इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और मंत्री सामान्यतः इस प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और यह हमारे पहला घंटा यानी कि 1 घंटा। और इसी के साथ बात करें तो वर्ष 1991 के बाद से प्रश्नकाल के प्रसारण के साथ प्रश्नकाल संसदीय कार्य प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण साधन बन गया है। कब से? 1991 से। और अब बात करते हैं शून्यकाल की। संसदीय प्रक्रिया नियमों में प्रश्नकाल के समान शून्यकाल का भी उल्लिखित नहीं है। यानी कि हमारे इस संसदीय जो कार्यवाही है, नियम प्रक्रिया है, इसमें शून्यकाल भी उल्लेखित नहीं है। और यह संसदीय कार्य प्रणाली का अनौपचारिक साधन है। संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी मामले को उठा सकते हैं शून्यकाल के दौरान। और शून्यकाल कब शुरू होता है? शून्यकाल का समय प्रश्नकाल के तुरंत बाद, अर्थात दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का यह शून्यकाल का समय होता है। और संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार हमारे भारत देश की ही देन है। और अब बात करते हैं दोस्तों इनसे जुड़े हुए यह कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की। तो प्रश्नकाल में पूछे गए प्रश्न निम्नलिखित श्रेणी के होते हैं। कौन कौन सी श्रेणी में इस क्वेश्चन को बांटा जाता है? तारांकित प्रश्न हो सकते हैं, अतारांकित प्रश्न या तो अल्प सूचना प्रश्न इस श्रेणी में होते हैं। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, सुर्खियों में रहा है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। और यह कब से स्थापित हुआ है? वर्ष 2017 में इस फोरम की स्थापना हुई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 2017। तो हाल ही में सुर्खियों में क्यों रहा?
हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के तीसरे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और इसीलिए यह क्वेश्चन सुर्खियों में आया। और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य द्विपक्षीय एवं रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना इसी संगठन का मुख्य उद्देश्य है। और 31 अगस्त 2020 से शुरू हुए इस 5 दिवसीय सम्मेलन की थीम क्या रखी गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के सामने मौजूद नई चुनौतियां, इस सम्मेलन की थीम। वर्ष 2019 में माल एवं सेवाओं के संदर्भ में समग्र यूएसए भारत द्विपक्षीय व्यापार कितने अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था? 149 बिलियन यूएस डॉलर तक। तो हमारा भारत देश व्यापार के मामले में एक अच्छा साझेदार है अमेरिका देश का। और यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के 6 स्तंभ है। यह 6 स्तंभ कौन कौन से? व्यावसायिक नीति की सिफारिश, विधायी संबंध, बीबीजी अवसर, समावेशी विकास, सामरिक सहयोग, शिक्षा, नवाचार एवं उद्यम। यह यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के 6 स्तंभ है यानी कि 6 पिलर्स है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में किसके साथ मिलकर नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है? तुर्की देश ने हाल ही में अपने पड़ोसी देशों के साथ तनावपूर्ण वातावरण को देखते हुए हाल ही में तुर्की देश ने रूस देश के साथ, किस देश के साथ? रूस देश के साथ मिलकर इस पूर्वी भूमध्य सागर में एक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन करने की बात कही है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस। तो वर्तमान में पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों की खोज करने के अधिकार को लेकर तुर्की और इसके तटीय पड़ोसियों के यानी कि ग्रीस तथा साइप्रस के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। और इसी के देखते हुए हाल ही में तुर्की देश ने रूस देश के साथ एक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया। लेकिन यह कब किया जाएगा? तुर्की की तरफ से जारी नौवहन नोटिस के अनुसार इसी रूसी नौसैनिक अभ्यास का आयोजन 8 से 22 सितंबर 2020 और 17 से 28 सितंबर के बीच भूमध्य सागर के क्षेत्रों में किया जाएगा। और बात करते हैं अब 7वें क्वेश्चन की। लेकिन यहां बात आई तुर्की देश और रूस देश की। तो रूस देश के बारे में मैंने आपको कई बार बताया और कल ही आपने आंसर दिया। बहुत ही बढ़िया आपसे रिस्पांस मिल रहा है। इसी तरह आप रिस्पांस देते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना हाल ही में शुरू की है उत्तराखंड राज्य की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। और पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना है क्या? तो देखो, उत्तराखंड की पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना को शुरू किया गया। और ई बुकिंग करने वाले पर्यटकों को पर्यटक स्थलों पर 3 दिन पर रहने पर 1000 रुपये की छूट दी जाएगी इस कूपन योजना के तहत। और आपको भी पता है कि जो उत्तराखंड में बद्रीनाथ है या तो गंगोत्री है, यमुनोत्री और ऐसे जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है केदारनाथ जैसे, तो यहां पर यदि कोई भी पर्यटक आकर एडवांस बुकिंग करता है, ई बुकिंग करता है और यहां 3 दिन तक रहता है तो 1000 रुपये की छूट मिलेगी। और उत्तराखंड में हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और कैबिनेट में 30 में से 28 प्रस्तावों को पास कर दिया। और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है इसी की मैं बात करता हूं। राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को लाने पर मंजूरी दी गई। उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा क और ख नियमावली में भी संशोधन किया गया। हरिद्वार स्थित माया देवी और जूना अखाड़ा की 197 फीट ऊंची मंदिर की परमिशन मिल गई। 25 किलोवाट के सोलर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को भी मंजूरी दे दी गई। देहरादून के मेहर गांव में शहीद के नाम पर बनने वाले पेट्रोल पंप में नियमों में भी छूट प्रदान की गई है। और अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की।
और बात की गई हाल ही में उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कैपिटल का नाम क्या है? उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन कैपिटल कौन होगी? और उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? राज्यपाल कौन है? ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपके दिमाग में तुरंत उठने चाहिए। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल पर हमारे सभी स्टेट के गवर्नर और सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का एक यूनिक वीडियो अवेलेबल है, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में मल्टीप्लेयर गेम फौजी की घोषणा किसने की? दोस्तों, फौजी नामक एक मोबाइल गेम है, इसको लॉन्च करने की घोषणा हमारे जाने माने एक बहुत से बड़े टैक्स पेयर और इस हमारे बॉलीवुड अभिनेता को यूं हम कह सकते हैं कि हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भी यह बॉलीवुड स्टार है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अक्षय कुमार। और अक्षय कुमार लेकर आ रहे हैं मल्टीप्लेयर गेम जिसका नाम है फौजी। तो बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स के यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के जरिए एक नई अपकमिंग मल्टीप्लेयर गेम जिसका नाम है फौजी को लाने की घोषणा की है। और गेम से जनरेट होने वाले नेट रेवेन्यू का कितने प्रतिशत हिस्सा भारत के वीर ट्रस्ट को दिया जाएगा? तो यह भी बहुत ही अच्छी बात है कि यदि इस गेम से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगी इसका तकरीबन 20% हिस्सा वीर ट्रस्ट को दान में दिया जाएगा। और मल्टीप्लेयर फौजी गेम को बेंगलुरु बेस्ड किसने डेवलप किया है? तो इसे डेवलप किया है एनकोर ने। किसने? एनकोर गेम्स ने इसे डेवलप किया है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे तामेंगलांग ऑरेंज किस राज्य का ख्यातनाम फल है? दोस्तों, इस फल को देखकर आपके मुंह में भी पानी आ गया। क्या बात है, जिसका नाम है तामेंगलांग ऑरेंज। और यह किस राज्य का? मणिपुर राज्य का एक ख्यातनाम ऑरेंज है जिसको हाल ही में जीआई टैग देने के मामले में सुर्खियों में आ गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मणिपुर। तो मणिपुर काले चावल जिसे स्थानीय रूप से चचाओ के रूप में जाना जाता है, इसको भी जीआई टैग संकेत मिल गया है। लेकिन अब बाद में मणिपुर मंदारिम समूह की एक प्रजाति तामेंगलोंग ऑरेंज के लिए जीआई टैग प्राप्त कर सकता है और इसी बात को लेकर यह मणिपुर राज्य सुर्खियों में आया है। 10वां क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में 11वां इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आरंभ हुआ? दोस्तों, यहां आप देख सकते हैं यह 11वां इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो पहले तो इस नेवल एक्सरसाइज का आप नाम पढ़े। यहां पर आप बांट दो 5 अक्षरों को 3-2 में। IND बोले तो इंडिया, RA बोले तो रूस। यानी कि इंडिया और रूस देश के बीच यह नौसेना अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस देश। तो 11वां इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक रूप से होने वाला द्विपक्षीय यह समुद्री अभ्यास है। कौन सा? द्विवार्षिक। और द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में कब किया जाएगा? 4 से 5 सितंबर 2020 तक इसका आयोजन किया गया है नेवल एक्सरसाइज का। और इस वर्ष कोविड-19 महामारी द्वारा लगे प्रतिबंधों को चलते हुए बिना संपर्क के केवल समुद्र में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया जाएगा। सिर्फ समुद्र में इस तरह का द्विपक्षीय अभ्यास किया गया रूस और भारत देश के द्वारा। और जब रूस के द्वारा किया गया तो मैंने आपको बताया पिछले ही क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति रूस के कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रूस की कैपिटल का नाम है मॉस्को और रूस की करेंसी है रूसी रूबल। और रूस के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन, जो आपने कल ही बताया था। और यहां जब नेवल एक्सरसाइज आयोजित की गई है तो हमारे भारतीय नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं व्लादिमीर पुतिन, वो है रूस के राष्ट्रपति। और रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। 11वां क्वेश्चन, राजकुमार श्रीवास्तव किस देश में भारत के नए राजदूत होंगे? राजकुमार श्रीवास्तव वो हमारे क्रोएशिया देश में भारत के नए राजदूत होंगे।
यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रोएशिया। तो राजकुमार श्रीवास्तव 1997 बैच के IFS अधिकारी है और वर्तमान में टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में मिशन उप प्रमुख के रूप में कार्यरत है और वो बन जाएंगे क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत। तो क्रोएशिया, यहां आप देख सकते हैं क्रोएशिया देश को, जिसकी कैपिटल का नाम है जाग्रेब। क्रोएशिया की करेंसी है क्रोएशियाई कुना और क्रोएशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोरान मिलनोविक। जो यहां आप देख सकते हैं जोरान मिलनोविक, वो क्रोएशिया के राष्ट्रपति है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी प्रदर्शनी किसने शुरू की? होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी प्रदर्शनी आईसीआईसी बैंक ने हाल ही में शुरू की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईसीआईसी बैंक। तो होम उत्सव एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी है और प्रदर्शनी में पूरे देश के जाने माने डेवलपर्स द्वारा डिजिटल रूप से रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा और इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक ने होम उत्सव नामक इस प्रदर्शनी को लॉन्च किया है। और जब बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। और आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन क्या है? हम है ना, ख्याल आपका। और अब बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। हाल ही में वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है भारत के पी इनियन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन ने इस इवेंट को जीत लिया है। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन ने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया और उन्होंने इसे जीतने के लिए संभावित 9 में से 7.5 अंक स्कोर किए, जिसमें 6 जीते और 3 ड्रॉ रहे। लेकिन किसको हराकर हमारे इस ग्रैंड मास्टर ने यह खिताब अपने नाम किया है? तो इस आयोजन में 16 देशों के कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? तकरीबन 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और इस 120 में से 30 से अधिक ग्रैंड मास्टर शामिल थे। और यहां आप देख सकते हैं विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है भारत के इस हमारे ग्रैंड मास्टर, जिसका नाम मत भूलिएगा, पी इनियन। तो पी इनियन ने खिताब जीतने के लिए किसको हराया? जॉर्जिया के बाडूर जोबावा और सैम सिवियन को, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्गे एरेनबर्ग को और यूक्रेन के न्येजक इलिया, इन सभी को हराते हुए हमारे पी इनियन यह ग्रैंड मास्टर वो चैंपियन बन गए हैं। हमारी चैनल की ओर से शुभकामनाएं। और दोस्तों, अब बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में कौन पहले स्थान पर रहा? स्विट्जरलैंड देश इस वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा, लेकिन हमारा भारत देश रहा है 48वें स्थान पर। और दूसरे स्थान पर स्वीडन, तीसरे स्थान पर अमेरिका और चौथे स्थान पर रहा है ब्रिटेन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है सिसोदिया बिजल, प्रिया पटेल फ्रॉम वलसाड, सर्जना पटेल, डोडियार नितिन, भगोरा तेजू, रसिक आहिर, MD आजाद, भरत राठौड़, राणा हितेश, प्रेम सिंह देवड़ा, प्रियंका सावड़िया, रावल सुनील, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं और कल के वीडियो में सबसे ज्यादा रिप्ले आपकी तरफ से मिले हैं। और ऐसे हमारे फ्रेंड्स हैं अनूप रॉक, परमार नयन, शिवांश गुप्ता, आमिर पठान, गजानन सम्राट, फौजी प्रशांत, भाविका पटेल, SM राठौड़, विश्व मेवाड़ा, देशमुख नैनेश, राठौड़ भावना, सैम्यूअल नीनामा, शिरीन सैमा, राठवा अरुण भाई, इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। सभी दोस्तों को दिल से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हिंदू पत्नी अपने मृतक पति की समूची संपत्ति में हिस्से की हकदार है।
हिंदू पत्नी अपनी मृतक पति की समूची संपत्ति में हिस्से की हकदार है। यह महत्वपूर्ण फैसला किस देश के उच्च न्यायालय ने सुनाया? यहां दोस्तों इस देश का उच्च न्यायालय का आप इमेज भी देख सकते हैं। तो किस देश का यह उच्च न्यायालय है? दोस्तों सही आंसर ढूंढना है और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों इसी तरह रिप्ले करते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। और आपके दोस्तों तक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।